नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। आज हम आपको कैराना में घुट घुट कर जी रहे एक देश के वीर सपूत की सिस्टम वाली पीड़ा दिखाएंगे और कैराना से पलायन करके दूसरी जगहों पर रहने वाले लोगों की सच्ची बातें पूरे देश को सुनाएंगे। ऐसा हो सकता है कि वे सभी लोग जिन्होंने कैराना की खबर को ही झूठा बता दिया था, वो सीआरपीएफ के इस जवान की बातों पर भरोसा ना करें, या हो सकता है कि इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो जाए। ऐसे में सिस्टम और नेताओं से हमारी अपील है कि वो खुले मन से कैराना जाएं और सच को देखने की कोशिश करें। जी मीडिया संवाददाता राहुल सिन्हा की स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। क्या होता है सर, आने वाला कल बहुत खराब हो जाएगा। ये घटना पहले भी हुई आपको? चेहरे अनेक, कहानी एक। तेरे माँ बाप को सबको गोली मारते हैं। ये तो उनके साथ में मारपीट करो, उनकी संख्या ज्यादा है तो मार के भगा देंगे वहां से। कैराना की खबर किसी के मुंह पर कपड़ा बांधकर या सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो से नहीं थी। लोग खुलेआम कह रहे थे कि उन्हें मजबूरी में पलायन करना पड़ा। लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है कि कुछ लोग चीख चीख कर यह साबित करने में लगे थे कि कैराना का पलायन झूठ है। अब आज आपके, हमारे और पूरे देश के लिए शर्म और अफसोस की बात यह है कि हमारी, आपकी और देश की सुरक्षा में तैनात एक जवान आज कैराना से पलायन की बात कर रहा है। उसे कैराना में अपना परिवार असुरक्षित महसूस हो रहा है। चलिए उसे भी झूठा साबित कीजिए। ये हमारे देश की एक अजीब विडंबना है कि जब एक जवान हाथों में बंदूक लिए सीमा पर चौकसी कर रहा होता है तो पीठ पीछे छिपकर हमला करने वाले दुश्मन की गोलियां उसे घायल करती हैं। और जब वो जवान अपने घर लौटता है तो सामने खड़ा हमारा सिस्टम उसकी हिम्मत को तोड़ने का काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ सीआरपीएफ के कांस्टेबल विनोद कुमार के साथ, जो गोगवा कैराना कोतवाली के रहने वाले हैं। हम अपने घर बार को अपने छोड़ के इतनी दूर रहते हैं, लेकिन सिर्फ इस देश के लिए, और हमारे लिए कुछ नहीं है। किस पर सहारा किया जाए, किसी पर सहारा नहीं कर सकते हम। और जब एक फौजी बॉर्डर पे जाकर लड़ता है, दुनिया उसके ऊपर विश्वास करती है, कि हम किसके ऊपर विश्वास करें। हमारी फैमिली सुरक्षित है, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। इधर दुश्मन भी सामने, इधर हमारी फैमिली परेशान, हमारा माइंड कहाँ काम करेगा। सर देखो, एक बेल्टधारी में कभी भी किसी के सामने नहीं रुकता, लेकिन प्रशासन के दबाव में आके बेल्टधारी भी मतलब जैन निकम्मा हो जाता है। सीआरपीएफ का ये जवान जब देश की रखवाली कर रहा था, उस वक्त गांव के ही कुछ लोगों की वजह से उसका परिवार खून के आंसू रो रहा था। असामाजिक तत्व आए दिन सीआरपीएफ के कांस्टेबल विनोद कुमार की भांजी के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से पहले उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और जब शादी तय हुई तो लड़की और दूल्हे दोनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं पढ़ाई कर रही थी तो ये आते जाते मुझे टच करते थे। अगर आगे मम्मी पापा को बताती तो धमकी देते थे, आगे कहते थे कि तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो इतना मुझे मार सके। और तेरे भैया बाहर पानीपत रहते थे, उन्हें तो मैं सब जैसे पैसे दूंगा तो ये सेकंड में उड़ा देंगे, तेरे भैया को बाहर से बाहर करवा लो, को पता नहीं चलेगा। नहीं भैया, अपनी लड़की की शादी भी कहीं बाहर ही करेंगे ले जाकर, हमको मारे हथे नहीं, मारने की धमकी देते हैं। कोई आ नहीं सकता मेहमान तुम्हारे घर पर। हालांकि कैराना के दूसरे पीड़ितों की तरह ही सीआरपीएफ के इस जवान के परिवार को भी अगर प्रशासन से कुछ मिला तो सिर्फ कार्रवाई का भरोसा है। ये कोतवाली क्षेत्रांतर्गत, कोतवाली कैराना क्षेत्रांतर्गत गोगवान गांव का मामला है। वहीं तो 3-4 दिन पहले कुछ झगड़े की सूचना थी, तो इसमें तहरीर आई थी। पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जाहिर है ऐसी स्थिति में अब इस जवान के पास भी कहने को सिर्फ एक ही बात बची है। जो समाज, जो सिस्टम, जो सरकार देश के लिए मर मिटने वाले जवानों का ख्याल नहीं रख सकती, वो अपराधियों के सताए हुए आम इंसान के बारे में क्या सोचेगी। हाँ, ये कुछ सोचते हैं तो बस इतना कि कैसे सच को झूठ में तब्दील किया जाए। यही वजह है कि कैराना की रिपोर्ट तैयार करते वक्त सरकार के किसी भी अफसर ने पलायन करके बाहर बसे लोगों से बात करने की जहमत नहीं उठाई, या कहें तो जानबूझकर बात नहीं की, क्योंकि फिर सच देश के सामने होता। और भला रिपोर्ट में यह कैसे लिखा जाता कि लोग पैसा कमाने के लिए पलायन कर रहे हैं।
आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद देश में आर्थिक तौर पर विकसित दूसरे नंबर पर आने वाले इस वक्त हम ननौता कस्बे में मौजूद हैं। आपने ननौता का कभी नाम नहीं सुना होगा, आर्थिक विकास की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी सरकार की, देश के कुछ पत्रकारों की और कुछ नेताओं की राय ये है कि कैराना से जिन्होंने पलायन किया उन्होंने पैसा कमाने के लिए किया। अब पैसा तो आदमी वहीं कमाएगा जहां जो जगह आर्थिक तौर पर विकसित होगी। तो हमारे हिसाब से मुंबई के बाद आर्थिक तौर पर ननौता कस्बा शायद सबसे ज़्यादा विकसित है और कैराना से पलायन करके रवि जी ननौता कस्बे में पहुंचे हैं। यहाँ पैसा बहुत अच्छा है, बहुत पैसा कमाने को मिल रहा है आपको? शांति है जी, बस पैसा तो सभी जगह है जी। अपना गुजारा कर रहे जी, वहाँ भी गुजारा कर रहे थे जी, यहाँ भी गुजारा कर रहे जी। वहाँ आपके पास क्या था, दुकान थी? तो यही थी, दुकान थी जी, 4 मशीन थी सिलाई की, ये दुकान थी जी बस। तो आप एक मशीन लेके बैठे हुए? हाँ जी, एक मशीन रखी जी बस। अब तो मैं घर में काम करता हूँ। हमें तो लग रहा है लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं जी। हाँ नहीं जी सर, ये हम नहीं कह रहे। हाँ जी। हमारे देश के कई नेता, पत्रकार और यूपी सरकार की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ से तो लोग पैसा कमाने के लिए निकले। तो आप तो पैसा कमाने के लिए 4 मशीन बेच के एक मशीन यहाँ आपने इसलिए खरीदी ताकि पैसा कमाए? नहीं जी, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। वहाँ कारण क्या था वहाँ पे कैराने में जी, ये गुंडागर्दी होती थी जी। हम भी देखते थे जी लोगों को, भाई किसी का कुछ हो रहा, किसी का कुछ और। हम तो गरीब आदमी थे जी, हमने सोचा अपने बच्चों के लिए थोड़ा अपना यहाँ से अपना कहीं और चल के अपना वहाँ मकान बनाए, वहाँ भी हमें गुजारा, वहाँ भी करना, यहाँ भी करना जी। ये बात मैं उन नेताओं, पत्रकारों, खासतौर से उन अधिकारियों के लिए ज़रूर कहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद ननौता ज़रूर आइएगा और यहाँ मकान खरीदेगा। आर्थिक तौर पर बहुत विकसित जगह है क्योंकि यहाँ पर लोग अपना घर छोड़कर, अपनी ज़मीन छोड़ करके पलायन करते हैं पैसे के लिए। ये हम नहीं कह रहे, आपकी रिपोर्ट कह रही है। और क्या इस रिपोर्ट को, इस शख्स को देखने के बाद आप सच मानेंगे? वो शख्स जिसकी 4 सिलाई की मशीन होती थी, आज एक मशीन लेकर के इस घर में बैठा है। कभी कैराना में पूजा पाठ कर अपना घर चलाने वाले पंडित दयाराम शास्त्री से भी ना तो कोई अफसर मिला और ना ही सरकार का भेजा कोई संत। सरकार कह रही है, उसकी एक जांच टीम बनी थी, उसने कहा कि जितने लोग छोड़कर गए उसमें से 95% लोग पैसा कमाने के लिए छोड़कर गए। तो आप वहाँ पर क्या काम करते थे, पहले तो ये बताइए। मैं वहाँ पूजा का काम करता पूजा का। तो अब यहाँ अगर आपका पूजा का काम बढ़ गया होगा, कमाई आपकी बहुत कम काम है। तो उनके हिसाब से तो लोग रोजगार बढ़ाने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो आपका पैसा कमाना यहाँ बढ़ना चाहिए उस हिसाब से। नहीं, हमारा रोजगार वहाँ ज़्यादा था, वहाँ हमारे परिचित लोग थे, वहाँ हमको सब जानते थे। यहाँ हम बिल्कुल नए हैं, यहाँ हमारा काम 10% है, वहाँ 100% था। अच्छा, कई टीम आई हैं पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे, नेताओं की टीम आई, साधु संतों की टीम आई, और ये भी अपने आप में इतिहास रहा होगा कि साधु संत भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन करके कहीं किसी काम में देखने के लिए गए। आपने देखा आज तक वैसे अपनी ज़िंदगी में कभी कि साधु संत भी इस तरीके की जांच? नहीं, साधु संतों को हर कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। हाँ। वो समाज को एक दिशा देते हैं, लेकिन जो साधु यहाँ पर कैराना में आए, उन साधुओं से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कोई अपना साधुता का कार्य नहीं किया है। अब जितनी टीम आई उनमें से कोई एक आदमी आपके पास आया ये पूछने के लिए कि आपने क्यों छोड़ा? हमारे पास कोई नहीं आया। क्या कैराना कश्मीर बन रहा है? इस सवाल ने कई पत्रकारों और नेताओं को बेचैन कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लोग ना तो कश्मीर और कैराना गए और ना ही इन्हें कश्मीर और कैराना का पता था। 90 के दशक में आतंकवादियों ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया और उन्हें मजबूरी और लाचारी में कश्मीर को छोड़ना पड़ा। 2016 में कैराना में अपराधियों ने लोगों को निशाना बनाया और उन्हें मजबूरी और लाचारी में कैराना छोड़ना पड़ा। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ बहुत दुखद था, लेकिन कम से कम एक अच्छी बात यह रही कि इस वक्त के कुछ पत्रकार उस वक्त नहीं थे। अगर उस वक्त ये पत्रकार होते तो कश्मीरी पंडितों के पलायन को भी झूठा बता देते। पहले दिन से कैराना पर खुलकर बोलने वाले इस नौजवान की उम्मीदें सरकार, सिस्टम और मीडिया से अब टूट चुकी हैं। कैराना में खबर की शुरुआत हमने की थी और उसमें अनमोल को आपने देखा होगा, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी और बताया था कि कैराना में किस तरीके से दहशत है, डर का माहौल है और लोग कैसे घुट-घुट कर यहाँ पर जी रहे हैं। अनमोल, उस खबर के बाद में देश भर में प्रतिक्रिया देखने को मिली। यस सर। बहुत सारी टीम्स यहाँ पर आनी शुरू हो गई। सरकार ने टीम बना दी, NHRC की टीम आई, संतों की टीम आई, नेताओं की टीम आई। कुछ हुआ कैराना में? सर जो के तो हाल है, सेम वही प्रतिक्रियाएं, वही ड्रामा, वही रिएक्शन हो रहे हैं सरकार की तरफ से भी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये बात कही है कि लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। वो तो हमें पता है सर कैसे पलायन कर रहे हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं, किस लिए पलायन कर रहे हैं। और
सर एक बात मैं कहूँगा कि होगा तो वही जो मेरा राम जाने। इस देश में होगा तो हमारे साथ वही जो हमारा राम जानता है, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है सर हमारे हिसाब से। इतनी सारी टीम आई यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी, संत तक की जो संत थे 5 उनकी टीम आ गई, हाथ एक दूसरे का पकड़ करके यहाँ पर मार्च करवाया गया और कहा गया कि यहाँ पर सब माहौल बहुत अच्छा है, सिर्फ बेवजह की बातें की जा रही हैं। अनमोल, कोई टीम आपके घर पर आई दस्तक देने के लिए? आप बोले थे टीवी पर आकर के कि यहाँ सर मेरे घर पर कोई टीम नहीं आई, कोई भी टीम मेरे घर पर नहीं आई, किसी ने भी किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 3-4 जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे यहाँ पर उनके पास गई, जिनसे उनको सकारात्मक, उनके हिसाब से सकारात्मक उनको न्यूज़ मिली, उन्होंने उस पर ही रिएक्शन दिया। उसमें चाहे संतों की टीम हो चाहे किसी और चैनल की टीम हो। एक निम्न स्तर पर इस चीज़ को देखें ना तो सर हमें पता है वास्तविकता क्या है। लोग तो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ? सर वो लोग यहाँ पर रहते तो नहीं ना, रहते तो हम लोग हैं ना, हमें पता है ना क्या है क्या नहीं है। कोई चैनल शायद सच जानने के बावजूद आंखें मूंद लेना हमारा सिस्टम इसी फलसफे पर आगे बढ़ता है।